हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जब युहाओ का स्पिरिचुअल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट अपने आखिरी मोड़ पर था, तभी अचानक वो भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ब्लैक टाइगर अब पूरी तरह लाइफलेस था और जैसे ही उसकी आखिरी सांस गई, सारे सोल बीस्ट्स खड़े हो गए। उनकी आंखों में था सिर्फ एक एहसास, डर और गुस्सा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा 1000 सब्सक्राइबर वाला टारगेट बहुत करीब है। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तभी युहाओ ने ब्लैक टाइगर से एनर्जेटिक सोल कंसर्न को अपने अंदर बुला लिया था। जैसे ही सिंबल्स डाई हाओ बिन के चारों तरफ मंडराने लगे, अगले ही पल वो सारे चिन्ह एक साथ ऐसे उसकी तरफ बहने लगे जैसे नदियां किसी समंदर में समा जाती हैं। और फिर एक ब्लैक सोल रिंग, जो आम सोल रिंग से लगभग दुगना बड़ा था, डाई हाओ बिन के पैरों के नीचे उभर आया। जैसे ही वो ऊपर उठा, उसके पुराने 5 सोल रिंग्स भी और ज्यादा डार्क हो गए। एक जोरदार टाइगर की दहाड़ डाई हाओ बिन के मुंह से निकली। फिर दूसरी एक्साइटेड रॉर सुनाई दी, एक और टाइगर्स रॉर। अब डाई हाओ बिन का नया ब्लैक सोल रिंग तेजी से चमक उठा और उसी के साथ उसका पूरा शरीर हल्का सा इल्यूजरी यानी पारदर्शी हो गया। और फिर उसकी चेस्ट से एक काली रोशनी निकली और उसके सामने आकार लेने लगी। 4 बड़ी टाइगर की क्लॉज जमीन पर गिरी और अब वो आकृति साफ दिखाई देने लगी। वही था लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर, लेकिन अब वो मरणासन हालत में नहीं था। उसका शरीर और भी ताकतवर हो गया था। उसकी स्किन अब हल्की गोल्डन रोशनी में चमक रही थी और उसकी पीठ पर अब सफेद टाइगर स्ट्राइप्स उभर आई थी। उसके माथे पर जो किन का सिंबल था, वो भी अब बड़ा और चमकदार हो गया था। हालांकि उसका शरीर अब भी थोड़ा इल्यूजरी था, फिर भी वो पहले जैसे ही लग रहा था, बस और ज्यादा शक्तिशाली। वो लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर फिर जोर से दहाड़ा, खुशी से। फिर वो डाई हाओ बिन की तरफ मुड़ा, खड़ा हुआ और अपने दोनों आगे के पंजे डाई हाओ बिन के कंधों पर रख दिए। डाई हाओ बिन जोर से हंस पड़ा। इट वर्कड। फिर उसने उस टाइगर के दोनों पंजों को पकड़कर ऊपर उठा लिया। अब वो टाइगर के पंजे उसके पीठ पर टिके थे और इंसान और बाघ दोनों शांत हो गए। डाई हाओ बिन ने जैसे ही अपना व्हाइट टाइगर मार्शल आउट एक्टिवेट किया, उसके फर के बीच के काले और सफेद हिस्से पूरी तरह ब्लैक हो गए। उसने अपने दाएं हाथ से हवा में एक हमला किया और एक मैसिव ब्लैक टाइगर पॉ मिड एयर में उभरा, जो जमीन पर गिरते ही एक गहरा क्रेटर बना गया, बिल्कुल टाइगर के पंजे के आकार का। उसके पीछे खड़ा लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर आगे झुका और जोर से दौड़ने लगा। डाई हाओ बिन और वो टाइगर एकदम सिंक्रोनाइज हो चुके थे। डाई हाओ बिन हवा में उछला और सीधा टाइगर की पीठ पर जा बैठा। अब वो टाइगर प्लेन्स के बीच में इधर उधर उछलने लगा, ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच, बहुत तेजी से। डाई हाओ बिन की हंसी लगातार गूंज रही थी। चारों तरफ एक्साइटमेंट फैल चुकी थी। हर तरफ से आवाजें आने लगी, स्पिरिट, इट रियली इज अ स्पिरिट। अब तक दोनों साइड्स यानी ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स पूरी तरह शॉक्ड और थ्रिल्ड थे। सोल बीस्ट्स की तरफ से भी अब अलग अलग तरह की दहाड़ और चीखें गूंजने लगी, लेकिन इस बार डर या गुस्से से नहीं, बल्कि उत्साह से। डी तियान की आंखों की ठंडी चमक अब एक अलग किस्म के उत्साह में बदल चुकी थी। इट हैड वर्कड। डाई हाओ बिन और लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर के बीच जो इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बना था, वो सफल हो गया था और अब ये टाइगर उसका नया छठा सोल रिंग बन चुका था, एक स्पिरिट के रूप में। अब सबके सामने स्पिरिट के फायदे साफ दिखाई दे रहे थे। स्पिरिट एक स्किल देता है, ठीक सोल रिंग की तरह, लेकिन स्पिरिट के पास खुद की कॉन्शियसनेस होती है, खुद की समझ और सोच। वो डाई हाओ बिन को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहा था, एक सजीव मजेस्टिक पार्टनर की तरह। वो लड़ भी सकता था, यानी सिर्फ एक सोल स्किल नहीं, बल्कि एक फुली फंक्शनल साथी। तभी हुओ युहाओ बोला, रुको, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है। उसने डाई हाओ बिन को स्पिरिचुअल सिग्नल भेजा। तुरंत लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर मुड़ा और युहाओ की तरफ दौड़ा। टाइगर ने अपने शरीर को नीचा किया और डाई हाओ बिन नीचे उतरकर युहाओ के सामने खड़ा हो गया। चेहरे पर पूरा एक्साइटमेंट था। सच कहें तो डाई हाओ बिन ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था क्योंकि उसे खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना था। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने युहाओ पर भरोसे से ज्यादा अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा किया था और सही निकला।
यूहाओ ने फिर सोल बीस्ट्स की तरफ देखा। एल्डर दीतियान, कृपया आगे आइए। फिर ह्यूमन साइड की तरफ देखा। एल्डर क्वेन, प्लीज कम फॉरवर्ड। अब दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स यूहाओ के साथ खड़े थे। यूहाओ ने दीतियान से कहा, एल्डर, क्या आप कृपया करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये टाइगर अब भी अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस रखता है? टाइगर की डेड बॉडी अब भी वहां पड़ी थी और उसका स्पिरिट डाइहाओ बिन के पास खड़ा था। दीतियान ने लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर को ध्यान से देखा और टाइगर ने भी कुछ कहने की कोशिश की। जमीन पर बैठ गया और अपनी पूंछ सीधी कर दी, जैसे कोई पपी अपनी मासूमियत दिखा रहा हो। एक गहरी गड़गड़ाहट उसके गले से निकली। यूहाओ को तो समझ नहीं आया उसने क्या कहा, लेकिन स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से उसे लगा कि वो बीस्ट गॉड से बात कर रहा है। दीतियान ने कुछ सुना, फिर सिर हिलाया और डाइहाओ बिन के कंधे पर हाथ रख दिया। डाइहाओ बिन थोड़ी देर कांपा, लेकिन बीस्ट गॉड की पावर के सामने उसकी एक न चली। ना यूहाओ ना एल्डर क्वेन ने उसे रोका। अब दीतियान ने अपनी आंखें बंद की और डाइहाओ बिन बस एक मूर्ति सा बन गया। लार्ज पाम्ड ब्लैक टाइगर की खुशी अब डर में बदल चुकी थी, बीस्ट गॉड के सामने अपना इनेट डर। एल्डर क्वेन ने यूहाओ की तरफ देखा। यूहाओ मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कुछ ही पलों बाद दीतियान ने अपना हाथ वापस खींचा, आंखें खोली और यूहाओ को देखा। फिर कहा, यू हैव मेड हिस्ट्री। ये 4 शब्द यूहाओ के लिए जैसे भारी बोझ उतरने जैसा था। उसने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मैंने आपको निराश नहीं किया। दीतियान ने सिर हिलाया और कहा, जारी रखो, देखते हैं सक्सेस रेट कितना है। अब यूहाओ ने दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया, लेकिन इस बार फिर से एक बूढ़े सोल बीस्ट को चुना, ना कि किसी घायल को। ह्यूमन साइड से उसने श्रेक एकेडमी के एक स्टूडेंट को चुना, जिसका सोल पावर अभी रैंक 30 तक पहुंचा था। ये फ्यूजन बहुत स्मूथली हुआ। सिर्फ 2 घंटे में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब उस स्टूडेंट का स्पिरिट बन चुका था एक पर्पल जेड फाल्कन। फाल्कन को टाइगर की तरह राइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ स्टूडेंट का स्पिरिचुअल बॉन्ड एकदम क्लियर था। अब क्राउड में जोश और एक्साइटमेंट और बढ़ चुका था। अब सोल बीस्ट्स की आंखों में हॉस्टिलिटी कम हो रही थी और वो खुद आगे आने लगे। यूहाओ ने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। पहले की सक्सेस ने उसे और कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस्ड बना दिया। हालांकि हर बार सक्सेस नहीं मिली। 20 एक्सपेरिमेंट्स में वो 2 बार फेल हुआ। एक सोल बीस्ट की तो मौत हो गई क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था। लेकिन इस फेलियर ने ओवरऑल रिजल्ट्स पर असर नहीं डाला। अब तक सक्सेस रेट 90% पहुंच चुकी थी। यूहाओ की वास्ट स्पिरिचुअल पावर ने उसे थकने नहीं दिया। सुबह से लेकर रात तक एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। उसने बीच में सिर्फ 2 बार ब्रेक लिया और रात होते होते पूरे 100 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए। उनमें से 86 सक्सेसफुल रहे, 14 फेल हुए। 14 में से 6 सोल बीस्ट्स मारे गए, बाकी बचे 8 को यूहाओ ने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। इस बार 5 और सफल हुए, 3 और मारे गए। अंत में फाइनल सक्सेस काउंट पहुंचा 91 सक्सेसफुल स्पिरिट्स। अब श्रेक एकेडमी और तीनों ह्यूमन एम्पायर्स के 91 सोल मास्टर्स के पास उनके खुद के स्पिरिट्स थे। ये एक्सपेरिमेंट एक हिस्टोरिक सक्सेस बन चुका था। सब अपने स्पिरिट्स को बार बार समन कर रहे थे, उनसे बॉन्ड बना रहे थे, और जो ये देख रहे थे वो बस सोच रहे थे, काश ये मौका हमें भी मिला होता। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। सबसे ज्यादा नाखुश थे टाइटल डोलुओ। उनके सोल रिंग्स पहले से ही पूरे थे और वो कभी भी स्पिरिट नहीं पा सकते थे। जब उन्होंने अपने जूनियर्स को स्पिरिट्स के साथ देखा तो उनके मन में जलन उठना स्वाभाविक था। हालांकि एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन हो यूहाओ ने सोल बीस्ट्स के साथ ही रहने की इच्छा जताई और खुद को बाकी सोल मास्टर से अलग रखा। पहले दिन का एक्सपेरिमेंट एक बड़ी सफलता रहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च बाकी थी, जैसे कि सोल मास्टर और स्पिरिट के बीच फ्यूजन की स्थिति कैसी रही, कितना स्पिरिचुअल पावर खर्च हुआ और कितने सोल रिंग्स बन सकते हैं वगैरह। अगला सवाल ये था कि एक इंसान कितने स्पिरिट्स के साथ फ्यूज कर सकता है। फिर वो ये भी समझना चाहते थे कि क्या हो यूहाओ का इक्वल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कोई और सोल मास्टर खुद से पूरा कर सकता है। अगर स्पिरिट सिस्टम को परफेक्ट करना था तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थीं। बेशक ये सब हो यूहाओ को खुद करने की ज़रूरत नहीं थी। श्रेक एकेडमी का मार्शल आर्ट्स रिसर्च पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे आगे था। सी गॉड्स पवेलियन के कई एल्डर्स और एकेडमी के टीचर्स पहले से ही रिसर्च और डेटा कलेक्शन में लग चुके थे। अगर सोल मास्टर्स खुद इक्वल कॉन्ट्रैक्ट कर पाए तो हो यूहाओ का काम बहुत कम हो जाएगा। हो यूहाओ की आज की मेहनत बेकार नहीं गई थी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच की दुश्मनी
काफी हद तक कम हो गई थी। अब दोनों ओर से लड़ाई की उतनी संभावना नहीं रही और बेयर लॉर्ड अब तक वापस नहीं लौटा था। स्पिरिट एक्सपेरिमेंटेशन की सफलता ने ह्यूमंस और सोल बीस्ट्स के बीच के लंबे चले आ रहे टकराव को थोड़ी राहत दी। अभी और एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत थी, लेकिन अब कम से कम उनके पास एक डायरेक्शन था। जैसा कि बीस्ट गॉड डी टियान ने कहा था, आज हो युहाओ ने इतिहास रच दिया था। हल्की सी मुस्कान के साथ हो युहाओ ने अपनी आंखें बंद की और मेडिटेशन शुरू किया। उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी मजबूत थी, लेकिन आज के बाद वो पूरी तरह ड्रेन्ड था। एल्डर्स वन उसके पास खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे थे और सोल बीस्ट्स की तरफ से मायरेट डीमन किंग और स्कारलेट किंग उसके दोनों ओर मौजूद थे। अब इंसानों और सोल बीस्ट्स दोनों की नज़रों में हो युहाओ का स्टेटस बहुत ऊपर उठ चुका था। इस वक्त वो अकेला इंसान था जो स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा कर सकता था। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही सोल मास्टर्स थे जो ऑलरेडी अपने स्पिरिट्स के साथ फ्यूज़ हो चुके थे। इक्वल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद वो पहले बैच के सोल मास्टर्स बन गए थे जिनके पास स्पिरिट्स थी। अब स्पिरिट सोल रिंग से कहीं ज़्यादा यूज़फुल था। भले ही एक ही स्पिरिट मिल सके, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई थी। उनमें से कुछ तो ये तक सोचने लगे थे कि आगे के एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाएं ताकि सिर्फ उन्हीं के पास स्पिरिट्स रहें। हालांकि ऐसी ट्विस्टेड सोच कुछ गिने चुने लोगों की ही थी। रात के समय बहुत से सोल बीस्ट्स अफसोस और प्रशंसा में खोए हुए थे, खासकर वो जो अपने कल्टीवेशन में बॉटलनेक पर पहुंच चुके थे। यही भावना उन सोल मास्टर्स में भी थी जिनमें पहले बैच में शामिल होने की हिम्मत नहीं थी। श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स की हालत थोड़ी बेहतर थी, क्योंकि हो युहाओ उन्हीं का हिस्सा था। उन्हें भरोसा था कि आगे चलकर उन्हें भी स्पिरिट मिल सकता है। लेकिन बाहर के सोल मास्टर्स बहुत उदास थे, क्योंकि वो श्रेक सिटी में हमेशा नहीं रह सकते थे, और अगर वो एक बार यहाँ से चले गए तो उन्हें स्पिरिट फ्यूजन का मौका कभी नहीं मिलेगा। अब क्लियरली हर सोल मास्टर यही चाहता था कि हो युहाओ उसकी मदद करे, लेकिन हो युहाओ तो बस श्रेक एकेडमी के सोल मास्टर्स को ही मुश्किल से मैनेज कर पा रहा था। इसी वक्त श्रेक एकेडमी ने अपना बड़प्पन दिखाया। सी गॉड्स पवेलियन के एल्डर्स ने साफ कर दिया कि जब भी एकेडमी स्पिरिट रिसर्च में ब्रेक थ्रू करेगी तो वो उसे पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाएगी, सिर्फ अपने लिए नहीं रखेगी। सभी रीइंफोर्समेंट्स ने इस वादे को माना, क्योंकि वो जानते थे श्रेक कभी अपने शब्द से पीछे नहीं हटती। पूरे डोलुआ कॉन्टिनेंट में श्रेक की प्रतिष्ठा अनमैच्ड थी। अगर उन्होंने कहा कि वो नॉलेज सबके साथ बांटेंगे तो जरूर करेंगे, वरना वो शुरू से ही स्पिरिट की रिसर्च सभी से शेयर क्यों करते। अधिकतर सोल मास्टर्स को श्रेक एकेडमी की सोच समझ में आ रही थी। सोल मास्टर्स और सोल बीस्ट्स के बीच का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। ग्रेट स्टारडो फॉरेस्ट को छोड़कर बाकी सभी जंगल घटते जा रहे थे, सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स की बढ़ती संख्या की वजह से। यहाँ तक कि 10 साल और 100 साल के सोल बीस्ट्स भी अब खतरे में थे। अगर यही चलता रहा तो भविष्य में सोल पावर खत्म होने पर इंसान क्या करेंगे? तब तो सोल टूल्स भी बेकार हो जाएंगे। स्पिरिट्स का आना इस सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा बहुत शांत कर सकता है। अगर स्पिरिट्स वाइडली फैल गए तो सोल बीस्ट को फिर से रिप्रोड्यूस करने का समय मिलेगा। बेशक स्पिरिट बनाने के लिए सोल बीस्ट्स की ज़रूरत तो होगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस सस्टेनेबल बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि स्पिरिट्स पूरे कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम है। और अगर श्रेक एकेडमी ने स्पिरिट रिसर्च में और ब्रेक थ्रूज किए तो शायद वो एक दिन ऐसा तरीका भी खोज ले जिससे सोल रिंग्स की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले तो सोल मास्टर्स इस बात पर हंसते थे, लेकिन अब स्पिरिट्स की सक्सेस के बाद वही लोग उम्मीद से भर गए हैं। श्रेक पर उनका भरोसा और बढ़ गया है। स्पिरिट एक्सपेरिमेंट्स की सक्सेस से हो युहाओ को श्रेक एकेडमी में अपने पुराने अपराधों का प्रायश्चित करने का मौका भी मिल गया। और वैसे भी एल्डर सॉन्ग और एल्डर्स वन जैसे रेडिकल एल्डर्स को तो लगता ही नहीं था कि ये सब हो युहाओ की गलती थी। अगली सुबह जैसे ही आसमान हल्का सा उजला, हो युहाओ ने मेडिटेशन से उठकर हैबिचुअली पर्पल डीमन आइज का अभ्यास शुरू किया। फिर स्पिरिट्स और सोल मास्टर्स की कंडीशन देखी, उनसे पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। फिर खुद जाकर हर स्पिरिट और सोल मास्टर के बीच के कोऑर्डिनेशन के लेवल और स्पिरिट की कॉन्शियसनेस की स्थिति का निरीक्षण किया। पूरा दिन बीत जाने के बाद उसके पास बहुत सारा नया डेटा जमा हो गया था। रात को उसने कुछ ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स और सोल बीस्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया, जो सैवेज बीस्ट्स उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे। सभी का स्वागत है, हो युहाओ ने झुककर सभी को प्रणाम किया। ये सभी लोग कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स थे, खासकर बीस्ट गॉड डी टियान, जो शायद डोलवो कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली जीव था। डी टियान ने सिर हिलाया और उसके भाव अब पहले से कहीं ज्यादा सौम्य थे। हो युहाओ बोला, एल्डर्स, कल का एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा।
सक्सेस रेट 90% से ऊपर था, जो इस बात का संकेत है कि मेरी रिसर्च सफल रही है। आज मैंने और भी गहराई से रिसर्च की और आगे के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि स्थिति काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अभी जिन सोल मास्टर्स ने स्पिरिट्स के साथ फ्यूज़ किया है, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, खासकर वो जिनके मार्शल आर्ट्स और स्पिरिट्स के एलिमेंट्स एक जैसे हैं। फ्यूजन के बाद उनकी स्ट्रेंथ विजिबली बढ़ी है और स्पिरिट्स भी पूरी तरह कॉन्शियस और अवेयर हैं। सिर्फ 2 स्पिरिट्स एक्सेप्शंस थे। उन्हें पहले ही ब्रेन डैमेज हुआ था और फ्यूजन के दौरान उनकी कॉन्शियसनेस चली गई थी। डीटियान ने सिर हिलाया। वो इतना फेलियर स्वीकार कर सकता था। उसे यकीन था कि अनुभव के साथ प्रोसेस और बेहतर हो जाएगा। हुआ यूहाओ ने आगे कहा, इन 2 सोल बीस्ट्स को छोड़कर बाकी सब स्पिरिट्स ठीक हैं। वो अपनी मर्जी से लड़ सकते हैं और अपने सोल मास्टर्स की मदद भी कर सकते हैं। मेरी रिसर्च के अनुसार 100 ईयर स्पिरिट्स अपने सोल मास्टर्स को सिर्फ एक सोल स्किल दे सकते हैं और आगे कोई नहीं। लेकिन उनकी स्पिरिचुअल पावर की डिमांड बहुत कम होती है और फ्यूजन सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। 1000 ईयर सोल बीस्ट के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट के लिए लंबा समय लगता है। इमोशनली दोनों का जुड़ाव ज़रूरी है। मैं प्रोसेस के दौरान दोनों को कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, वरना सक्सेस रेट बहुत गिर जाता है। ये फ्यूजन दोनों की स्पिरिचुअल पावर पर ज़्यादा डिमांड डालती है और मेरी करंट रिसर्च के हिसाब से एक बार 1000 ईयर सोल बीस्ट के साथ फ्यूजन हो जाने के बाद दूसरा स्पिरिट पाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि सोल मास्टर की मेंटल कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा ना हो। डीटियान और बीजी ने दोनों ने अप्रूवल में सिर हिलाया। उन्हें हुआ यूहाओ की सिंसेरिटी और ऑनेस्टी पसंद आई। हुआ यूहाओ ने आगे बताया, जब बात 10,000 ईयर सोल बीस्ट की आती है तो उनका स्पिरिट बन पाना बहुत मुश्किल है। उनकी इमोशंस और इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उनकी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट को नेचुरली रिजेक्ट करने लगते हैं। इस प्रोसेस में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर चाहिए होता है और जो पेन सोल मास्टर को झेलना पड़ता है वो एक नॉर्मल इंसान के लिए सहन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए सक्सेसफुल पैक्ट के लिए सोल मास्टर की विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर किसी सोल मास्टर का मार्शल आर्ट स्पिरिचुअल टाइप नहीं है जैसा मेरा है, तो 10,000 ईयर स्पिरिट के बाद दोबारा फ्यूजन करना इम्पॉसिबल है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।